हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आज सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं, जो कि लास्ट कई बार आईआईटी में आ चुके हैं, आईआईटी मेंस में और स्क्रीनिंग में भी और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में। और साथ में इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, एक्सरे का है और साथ में न्यूक्लियर फिजिक्स का और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इन सारे क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करेंगे और इसको उसके बारे में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं आईआईटी में और उसके अलावा ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द प्लॉट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ the emitted photoelectrons from a metal versus the frequency of the incident radiation gives a straight line whose slope। तो आपको यहाँ पे एक चीज आपको पता है ये बात की, मतलब जो अगर आपने इसका ग्राफ देखा होगा, ग्राफ हमें किसके बीच में देखना है? तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के बीच में और साथ में जो है फ्रीक्वेंसी के बीच में, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ आपको याद होगा। अगर याद है तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रेट लाइन आती है, और अगर नहीं भी याद है तब भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स जो है, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, ये होता है, आपको पता है डब्ल्यू यहाँ वर्क फंक्शन है, और जो कि इसको हम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू h इंटू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी और h इंटू न्यू नॉट, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है और ये आपका के मैक्स आता है, के मैक्स। ओके, और इसमें आपको पता समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, काइनेटिक, इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट जो है ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, यहाँ पे के मैक्स होगा और यहाँ पे डी होगा। तो स्ट्रेट लाइन अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपका इस तरह से आएगा। ओके, ये इस तरह से आता है। तो इसका देखिए आप यहाँ पे स्लोप बोल रहा है इस क्वेश्चन का। तो अगर बोलता कि अगर आपको स्लोप यानी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ओके, y इक्वल टू mx प्लस c का ये इक्वेशन होता है किसका? स्ट्रेट लाइन का। ओके, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो इक्वेशन अगर मैं कंपेयर करने के लिए mx प्लस c, ओके, तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी इस समय है और x एक्सिस पे इस समय क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो x के साथ जो भी चीज यहाँ पे होगी, ये चीज जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा? x के साथ जो भी चीज होगा ये आपका स्लोप हो जाएगा। तो x के साथ जो भी चीज होगा वो स्लोप है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है यहाँ पे? तो h है, h बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका ये वैल्यू सॉरी बेसिकली ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो ये बदलता नहीं किसी के लिए, ये बदलता नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप इसका कांस्टेंट होगा। देखिए ये जो स्लोप होगा ये कांस्टेंट आएगा। ओके, तो अब इसके ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, ऑप्शंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। आपको अभी बताया मैंने कि ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी ना मटेरियल के नेचर पे ना कुछ। तो डिपेंड अपॉन ये गलत है, डिपेंड पहला वाला नहीं, गलत है ये। फिर उसके बाद डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये रेडिएशन पे कितना आपने लाइट डाला है इस पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये उससे भी इंडिपेंडेंट है। उसके डिपेंड्स अपॉन बोथ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो इंटेंसिटी इस पर डिपेंड है ही नहीं, मतलब ये आपको पता है अभी कि ये इंडिपेंडेंट है, जिसको बेसिकली किसी चीज पे डिपेंड नहीं, किसी से ये इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बच गया? फोर्थ ऑप्शन, ये is the same for all metals and independent of the intensity of the radiation। of course ये सारे मेटल्स के लिए सेम होता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका जो डी ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका ये
आपके रेफरेंस के लिए मैंने डी लिख दिया है, तो डी इसके ऑप्शंस होंगे। ठीक है, होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कमेंट और उसको हम क्वेरी करें, क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आप आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कंपटीशन होता है RPET, तो राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ओके, वो आया हुआ है, कभी देख लेते हैं। If a plot, if a photocell is used for light of wavelength and if Na and Cu are used as cathode, whose work function is this one, तो वर्क फंक्शन दे रखे हैं इन्होंने किसके, अलग अलग दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, इनके वर्क फंक्शन दे रखे हैं इन्होंने। ओके, ये 2 और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे हैं किसके लिए, तो ये सोडियम के लिए दे रखा है और एक कॉपर दे रखा है। ओके, तो Respectively, then which will be better for cathode? Cathode मतलब कि बेसिकली आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम जब हम उसके लिए प्लेट का यूज करेंगे। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं। तो रेडिएशन डाल रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे ये यहाँ ये जो इस प्लेट पे लाइट आती है उसको आप कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना, ये दिस इज द कैथोड। और यहाँ पे अब देखिए जो लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट जो आ रही है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है हमारा काम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्लेट हम यहाँ पे रखें, यानी कि किस मटेरियल का, सोडियम का रखें कि कॉपर रखें, कौन सा मटेरियल का रखें कि हमारी इस फोटोन की एनर्जी, इस वेवलेंथ की एनर्जी हम दे रहे हैं, इस वेवलेंथ की एनर्जी हम देने वाले हैं और उसके बेसिस पे कौन सा सही रहेगा यहाँ पे प्लेट ये रखने के लिए, किस मटेरियल का प्लेट हम रखें। तो उसके लिए देखिए आपको इतना याद है कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करते हैं E = W + K max करते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि जो एनर्जी आप सप्लाई हो रही है पहले देख लेने की उसकी कितनी एनर्जी की सप्लाई आ रही है, सप्लाई मतलब कि फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है। अब जो फोटोन की एनर्जी है वो जो एनर्जी होना चाहिए वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा ये जो है ये वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, अगर ये वर्क फंक्शन से यानी E शुड बी ग्रेटर देन W, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, पॉसिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी करना क्या है कि जो ये फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी देखते हैं कि भाई एनर्जी कितनी है। एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है hc/λ, ओके, hν और hc/λ ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे hc/λ आता है और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 12375। लेकिन इसको आसान करने के लिए, इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं इतनी और 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना का आएगा, ये तो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो ये 3.1 आ रहा है, राइट, तो ये 3.1 आएगा। और उसके बाद तो E की वैल्यू यानी कि जो एनर्जी यहाँ से आ रही है इसकी एनर्जी जो है वो कितनी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आ रही है। ओके, अब जो आप देखिए कि जो एनर्जी आ रही है वो है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो यहाँ पे जो प्लेट होनी चाहिए, प्लेट जो है उसका जो वर्क फंक्शन होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए। ये एनर्जी जो आ रही है इससे कम वर्क फंक्शन का, उससे कम वर्क फंक्शन का प्लेट हमें वहां पे रखना पड़ेगा। ओके, इससे कम वर्क फंक्शन का प्लेट कौन सा है, ये वाला है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो सोडियम है। समझ गई बात, सोडियम, अगर सोडियम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो देखिए ये आपका E = KE + W और ये कितना है 3.1 = KE जो होगा वो KE कितना होगा, KE काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगा मान लीजिए, और प्लस साथ में W। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तो खर्चा करेगा वर्क फंक्शन में और बाकी काइनेटिक एनर्जी लेके निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। तो भाई बचेगा तभी तो लेके निकलेगा, यानी जो भी भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटलीस्ट। ओके, यानी कि ये जो फोटोन है कैपेबल होगा तभी तो होगा। कैपेबल होने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे
तभी तो काइनेटिक एनर्जी के पास भी कुछ बचेगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ बचेगा 3.1 माइनस डब्ल्यू, यानी यहाँ पे जो है माइनस डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस ये यहाँ पे अगर सपोज करो 4 आपने रख दिया होता, 4 सॉरी यहाँ पे अगर 4 आपने रख दिया होता, वर्क फंक्शन अगर 4 आपका होता तो ये नेगेटिव हो जाता। काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से आपको कर सकते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है ना। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा, आंसर भी यहाँ पे लिखा होगा नीचे। जो इसके रेफरेंस के लिए देखिए आंसर आपका ये है। और उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्सरे के ऊपर क्वेश्चन है हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो एक्सरे का अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सरे का क्वेश्चन है अगला। तो इसमें क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फ्रॉम ए कूलिश ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ एज शोन इन द फिगर। द मिनिमम wavelength found is this one, and lambda the minimum, this is the lambda minimum wavelength है, that means ये lambda c, and the wavelength of the k alpha line is this one, okay। तो यहाँ पे उसके बाद as the accelerating voltage is increased, अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ओके। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का, ये आईआईटी में आ चुका है क्वेश्चन, आईआईटी स्क्रीनिंग 2001 में आया हुआ है क्वेश्चन, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, होपफुली, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ओके। इनका बोलना है कि अगर जो सपोज करके प्लेट है आपकी, ये प्लेट है यहाँ पे, और इसको आप ये लीजिए प्लेट, सपोज करके ये कूलिश ट्यूब है, और कूलिश ट्यूब है यहाँ पे आप वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो ये वोल्टेज अगर इंक्रीज करते हो यहाँ से जो है ना, बेसिकली इसको टारगेट बना देता हूँ मैं, रफ डायग्राम बनाया, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। और तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सपोज करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो हीट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हीट करेंगे, और जो भी एनर्जी होगी इनकी, वो एनर्जी जो भी, सपोज करके भी यहाँ वोल्टेज लगाया, तो जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी लेके और ये रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा, जो भी एनर्जी होगी वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा। आए बात समझे। तो फिर ये जो बेसिकली जो एनर्जी यहाँ पे जो वोल्टेज आपने दिया, वो वोल्टेज आप दे रहे हो, तो वोल्टेज उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हीट कर रहा है, इस हीट करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी E इंटू वी, और ये जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, यही इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा hc बाई लैम्डा, दिस इज द लैम्डा मीन, ओके। यहाँ पे क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा वो एनर्जी का, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, वो पूरी काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन में चला जाएगा, जो कि कंटिन्यूअस एक्सरे में होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सरे तो ऐसे ही होता है, ऐसे जनरेट होता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, हीट करके और अपनी एनर्जी पूरी दे दिया, और पूरी एनर्जी रेडिएशन में चली गई, तो वो मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकता वो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप देखेंगे तो लैम्डा मीन जो होगा, लैम्डा मीन वो कितनी होगी भाई, लैम्डा मीन थोड़ा सा मैं इसको इधर उधर करता हूँ, मतलब E इंटू वी, ओके। तो E इंटू वी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब तो कांस्टेंट है, ओके, ये सब तो कांस्टेंट है, और ये सारा तो कांस्टेंट है ना, ये वाला खाली V बच गया, ओके। तो आप एक चीज देखिए कि जब आप V को इंक्रीज करेंगे, क्या बोल रहा है इन्होंने, इन्होंने बोला कि V को इंक्रीज करेंगे, जब V इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा घटेगा, लैम्डा ये वाला जो है, ये लैम्डा ये इधर की तरफ जाएगा, लैम्डा घटेगा, आए बात समझे, लैम्डा घटेगा इधर, करेक्ट है। ये अगर है तो ये लैम्डा इधर घटेगा, अब ये लैम्डा घटेगा इधर, यानी कि अभी जो प्लॉट होगा, प्लॉट कुछ इस तरह का होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा प्लॉट जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, मतलब एकदम बिल्कुल जीरो से नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा इस तरह से शिफ्ट होके प्लॉट होगा। तो लैम्डा अभी जो प्लॉट हो रहा है वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, ओके।
तो प्लॉट होगा यानी कि इस तरफ शिफ्ट होगा। दूसरी चीज कि आपको देखिए अल्फा जो लैम्डा के है यानी कि अल्फा जो एक्सरे है वो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, तो इसका लैम्डा के जो है वो आप देखोगे तो ये कैसे जनरेट हो रहा है, बेसिकली जनरेट कैसे हो रहा है, तो ये जनरेट हो रहा है ट्रांसमिशन की वजह से। ट्रांसमिशन की वजह से ये के है एल एम यही तो होता है। तो आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से यहाँ जंप जब करता है जो हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे जब यहाँ पे जंप होता है तो यहाँ पे जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटॉन्स निकलेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटॉन्स निकलेंगे, है ना, राइट। जो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेगा तब ये फोटॉन्स निकलेंगे और ये फोटॉन्स ही एक्सरे बनाते हैं, जिनको अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनते हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइक दिख रहा है आपको, ठीक है, स्पाइक दिख रहा है। ये स्पाइक जो है, ये स्पाइक जो है वो बेसिकली क्या है, ये स्पाइक आप देख सकते हो किसकी वजह से हो रहा है, दो ऑर्बिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, उसके बराबर का एक्सरे करने की वजह से। भाई आप बाहर का वोल्टेज बढ़ाओ या घटाओ, एटम का एनर्जी लेवल तो नहीं बढ़ा सकते ना, एनर्जी लेवल तो चेंज नहीं कर सकते ना, घटा बढ़ा नहीं सकते, जितना एनर्जी लेवल है उतना ही रहेगा। मतलब कि जो डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं बदलने वाला, डिफरेंस नहीं बदलने वाला, इसका मतलब लैम्डा भी सेम रहने वाला है लैम्डा भी सेम रहने वाला, लैम्डा चेंज नहीं, लैम्डा के चेंज नहीं होने वाला है किसी एक मटेरियल के लिए, किसी गिवन मटेरियल के लिए। इसका मतलब है कि ये जो है ये चेंज नहीं होगा, ये जो है ना ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो यानी कि अब बताइए कि ये जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये डिफरेंस क्या होगा, बताइए डिफरेंस क्या बोल रहा है, ये लैम्डा के और यानी कि ये डिफरेंस, इसके बीच का जो डिफरेंस, जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये डिफरेंस बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, बताइए। जब ये इधर ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन लैम्डा सी जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये डिफरेंस यानी लेंथ बढ़ेगी ना, ये डिफरेंस तो बढ़ेगा ना, बताइए बढ़ेगा ना, दैट्स वाई। तो यानी कि ये आंसर होना चाहिए लैम्डा के माइनस लैम्डा सी इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ओके। तो इसमें आपके रेफरेंस के लिए कोई आंसर दे रखा है यहाँ पे मैंने, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है ये देखिए, ये भी एक्सरे पे ही डिपेंडेंट है, ओके। ये IIT जेईई 1992 में आ चुका है और बाकी एक दूसरा एग्जाम है जिपमर, उसमें भी आ चुका है, ओके। फिर 1992 में इसमें आया, जिपमर में 2000 में आया, तो उसको देख लेते हैं, ओके। फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल एक्सरे आर यूज्ड बिकॉज, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए मतलब कि कोई मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चर का कैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर, क्या डिफॉर्मेशन है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, क्या फॉल्ट है किसी मटेरियल के अंदर, कोई मेटल है सपोज करिए उसके अंदर बॉयल है, उसके अंदर बबल्स है, या कोई फॉल्ट, कोई उसका मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कैसे हम भाई एक्सरे का यूज करते हैं, ओके। क्यों एक्सरे का यूज करते हैं, ओके, बिकॉज अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यों यूज करते हैं इसका, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एक्सरे हैव वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग, ओके। एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, ओके। एक्सरे वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज, ओके। वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज। एक्सरेज आर कोहेरेंट रेडिएशंस, ओके। तो एक्सरेज बेसिकली क्या है कि इनका जो ये है रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस जो है उनका वेवलेंथ जो होगा वो इंट्रा एटॉमिक जो स्पेस होता है, इंट्रा एटॉमिक जो स्पेस होगा उसके बीच के रेंज का होता है, उसके रेंज का होता है। तभी क्योंकि भाई अगर एनालाइज करना है, तो अगर दोनों पूरा एटम वाइज एटम एनालाइज करना है कि एटम के बीच में स्पेसिंग क्या है, तो कुछ उसी रेंज की कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो उसको देख पाया होगा, उसको वहाँ पे पहुँच पाए। अगर बहुत बड़े वेवलेंथ का कोई लेते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े वेवलेंथ का लेंगे तो वो उसके स्पेसिंग से काफ़ी बड़ा होगा, जो एटम के बीच में स्पेसिंग होती है
उससे बड़े ज़्यादा वेवलेंथ का कोई अगर रे लेते हैं तो उसके अंदर जा नहीं पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा उसके अंदर एटम्स के बीच में क्या प्रॉब्लम है या क्या फॉल्ट है, क्या इशू है, वो क्योंकि उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जबकि एक्सरे का वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, जो कि स्पेसिंग इंटरएटॉमिक स्पेस के रेंज का होता है, इसलिए ये हमारे लिए सही, मतलब इसको एनालाइज करने के लिए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट ए गिवन एक्सेलरेटिंग voltage, the wavelength of the continuous X-ray has values from okay। तो continuous X-ray की बात कर रहा है। continuous X-ray का तो अगर आपको ग्राफ याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपको। अगर आपको ग्राफ है, ये IITJ में 1998 में आ चुका है, तो इसका जो ग्राफ अगर आप ये कर सकते हैं, ग्राफ अगर आपको याद है तो ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और ये ग्राफ आपको याद हो नॉर्मली रहता है। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ आता है आपका, ठीक है। तो ये ग्राफ है कि दिस इज द लैम्डा मिनिमम, और ये लैम्डा इधर बढ़ता जा रहा है, ये 0 की वैल्यू है। तो ये इंटेंसिटी है, दिस इज इंटेंसिटी, ओके, दिस इज इंटेंसिटी। तो ये बोल रहा है कि मैं आपको जो कंटिन्यूअस एक्सरे क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरे खाली ये वाला कंटिन्यूअस एक्सरे जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ये वाला खाली यहाँ से ये वाला ये कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ, समझ में आई बात। ये कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ मतलब कि बेसिकली ग्राफ है। इसके बाद ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये तो कैरेक्टरिस्टिक का है, तो कंटिन्यूअस एक्सरे यहाँ पे। तो बात करते हैं कि क्या बोल रहा है ये, द वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे हैज वैल्यूज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं, 0 से नहीं होती है, 0 से नहीं होगी। कहाँ से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू होती है, कंटिन्यूअस एक्सरे ये वाला है ना। तो ये इसका ग्राफ मतलब यहाँ से शुरू होता है, ये लैम्डा मिनिमम 0 नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं आ रहा, 0 टू लैम्डा मैक्स ये भी सही नहीं आ रहा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी। देखिए लैम्डा मिनिमम से स्टार्ट होकर ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, ओके, समझ नहीं बात। ये लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्स ये भी नहीं कर सकते, तो आपको समझ में आ रहा होगा। लैम्डा मिनिमम से लेके ये इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी तक होना चाहिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ओके। तो ये आपका ऑप्शंस बेसिकली ऑप्शन आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है मैंने, लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी यहाँ पे आंसर दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो, ओके। तो द ट्रांजिशन फ्रॉम द, ये भी आपका IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। कहीं भी मार्क करना रह गया या कहीं ये मार्क करना हट गया है कि कौन सी ईयर में आया है, लेकिन IIT क्वेश्चन है, ओके। ये शायद 2003 या 2004 के अराउंड आया होगा, तो द 2003 में शायद आया है, ओके। तो होपफुली एटॉमिक स्ट्रक्चर द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n = 4 to n = 3 इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी बेसिकली काफ़ी हाई रेंज की होती है, मतलब आपका जो विजिबल रेंज है उससे ज़्यादा एनर्जी की होती है, विजिबल रेंज से जो है जो ज़्यादा होगी इसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होगी वो सही, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात कर रहे हैं। रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो लो लेवल की मतलब लोअर एनर्जी की होती है, लो एनर्जी इसका होता है, जबकि अल्ट्रावायलेट जो होगा वो काफ़ी हाई एनर्जी की होगा, हाई एनर्जी का होगा, ओके। तो अब देखिए ट्रांजिशन जब होता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, तो एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी निकलती है। जो भी एनर्जी होगी उसके वो एनर्जी गैप के बराबर ही एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैं बेटर होगा कि मैं यहाँ पे एक बना दूँ, आपका डायग्राम बना दूँ, उससे आपको समझ में आएगा। समझ रहे कि देखिए ये कौन सा है, n = 1 है, ये है n = 2, ये है n = 3 और ये है n = 4, ओके।
n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। इस तरह से हम लोग ये और इसके अलग अलग स्टेट्स है। ओके, अब आपको देखिए जो 4 से 3 में हो रहा है, 4 से 3 में ट्रांजैक्शन हो रहा है, 4 से 3 में हो रहा है, ठीक है, 4 से 3 में हो रहा है। और एक और चीज है कि इसके बाद जो होगा वो, और ये n इक्वल टू 5, ये देखिए गैप में कम कर रहा हूँ। गैप आपको बता रहा है कि एनर्जी का डिफरेंस कितना ज्यादा है। इसके ये अगर इनके बीच में नहीं तो इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन दोनों के बीच में, और इसके कंपेरेटिवली इसमें कम है, इससे कंपेरेटिवली इसमें कम एनर्जी का गैप है। तो डिफरेंस आपको बताता है कि एनर्जी का गैप किसमें ज्यादा है किसमें कम है। हाँ, ये इसमें एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच उससे कम है, उसके बीच में इससे कम है, उससे कम है। तो अगर एनर्जी का गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही बेसिकली वो जो है उसका जो रेंज आएगा, वो रेंज आपका ज्यादा गैप है तो अल्ट्रावायलेट में आएगा, उससे कम गैप है तो विजिबल में आएगा, उससे भी कम है अगर गैप एनर्जी का तो आएगा इंफ्रारेड में। ठीक है, तो जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए दो बैंड के बीच में, तभी वो जो उस रेंज में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि n इक्वल टू 4 से यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 4 से किस में गया, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में गया है। देखिए n इक्वल टू 4 यानी कि n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में गया, तो यानी कि ये डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन आई वो कौन सी आई, अल्ट्रावायलेट। लेकिन हमें क्या चाहिए अब अगला, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन चाहिए तो उसके तो इससे कम डिफरेंस का एनर्जी गैप चाहिए, इससे कम डिफरेंस का एनर्जी गैप चाहिए। अगर भाई यहां से आएगा तो वो भी ज्यादा ही होगा, पहले से भी ज्यादा हो जाएगा, तो अल्ट्रा वायलेट से कम एनर्जी नहीं आएगी। ओके, इससे अगर इसमें आएगा तो उसमें और ज्यादा एनर्जी का गैप आएगा। तो बेसिकली एनर्जी का गैप सबसे कम किस में होगा, देखिए इससे इसमें आने में यानी इधर से इधर आने में तो एनर्जी गैप कम नहीं हो रहा है, किस में कम होगा, इसमें यहां से यहां आप आओगे, एनर्जी यहां से यहां जब आप आओगे किसमें, 5 से लेके 4 तक, 5 से 4 में अगर जंप कर रहे हैं, 5 से लेके 4 में जंप कर रहे हैं, ठीक है, 5 से लेके 4 में जंप, तभी क्या हो रहा है, जब 5 से लेके 4 में जंप कर रहे हैं यानी कि तभी ये जो एनर्जी गैप कम होगा, और एनर्जी गैप कम होगा तो रेडिएशंस की जो रेंज होगी वो क्या इसमें होगी, कम एनर्जी वाले रेडिएशन में आएगा, यानी कि इंफ्रारेड में आएगा। किसमें पॉसिबल है, पॉसिबल है सिर्फ 5 से लेके 4 में जब जंप करेगा तभी ये पॉसिबल है। ओके ओके, 4 से 3 में देख लिया वो तो दिया ही हुआ है, 4 से 2 में भी नहीं होगा, 4 से 1 में भी नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि ये एनर्जी का गैप कम है। समझ में आई बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन आपके रेफरेंस के लिए इसमें आंसर भी दे रखा है, ओके, डी आंसर ये दे रखा है। उसके बाद आते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से कहाँ में, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या क्या हो सकता है। देखिए इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेज। ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी potential energy increases and its total energy remains same. Okay, its kinetic energy and total energy, okay, so its kinetic energy and total energy decreases and its potential energy decreases. अब बात करते हैं अगर एक और लास्ट में ऑप्शन इसका क्या है, तो its kinetic energy, potential energy, total energy decreases। देखिए बात करेंगे इसका कि अगर मैं इसका बैंड बना लूं, बैंड इसका कैसे रहेगा तो थोड़ा सा आपको समझने में आसान रहेगा। ये है n इक्वल टू 1, ये है n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, ठीक है ना, सपोज करिए इस तरह से। ओके, इस तरह से अगर हो रहा है, राइट, तो बेसिकली क्या होगा कि देखिए जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी अगर मैं हाइड्रोजन की बात, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी अगर आपको याद होगा तो n इक्वल टू 1 में जो एनर्जी होती है
वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें एन किसमें कितनी होती है, इसमें n इक्वल टू 2 है, तो E2 में होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, -3.4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितनी होती है E3 में, दैट इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। इस तरह से जो एनर्जी जो होती है वो इस तरह से आपका जो अलग अलग ऑर्बिट्स की, अलग अलग स्टेट्स की एनर्जी जो होती है। तो अब आप क्या कर रहे हो भाई, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट आ रहे हो। मान सपोज कि यहाँ से यहाँ ही आ रहे हैं एक्साइटेड स्टेट्स, एक एक्साइटेड स्टेट है और एक ग्राउंड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी ग्राउंड स्टेट है। तो हम इसी की बात कर लेते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आएगा तो आप देख सकते हो नेगेटिव है, मैं देखो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है। ओके, यहाँ पे -3.4 है, 3.4 है मैग्नीट्यूड, इसका कम है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी है, ये ज़्यादा एनर्जी है, ये कम एनर्जी है। तो यहाँ जंप करके नीचे आएगा तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो गई, लेकिन एनर्जी इसकी डिक्रीज कर रही है, टोटल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब देखिए कि रिलेशन अगर बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच में रिलेशन आपको पता है, क्या रिलेशन पता है भाई, तो रिलेशन इसके बीच में पता है कि यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, तो E जो होगा दैट इज इक्वल टू -KE इक्वल टू U/2। ये रिलेशन आपको पता होगा कि इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसके बीच में रिलेशन रहेगा। ओके, तो अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, और ये घट रहा है तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये बढ़ेगा। ये क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू होती है, तो आपकी ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ये अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, और ये कैसे घट रहा है तो इसकी वैल्यू पता है आपको। इसका फॉर्मूला अगर चाहे तो मैं लिख सकता हूँ, ये इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n²। ओके, तो ये इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है न्यूक्लियस के ऊपर हमने कुछ, ये क्वेश्चन आपको IIT में आया हुआ है 2001 में। ओके, IIT स्क्रीनिंग पहले IIT मेंस की तरह का ही एग्जाम होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको IIT स्क्रीनिंग बोलते थे, और उसको यहाँ पे मेंस की तरह ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, उसके बाद फिर एडवांस होता था। ओके, तो देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओके, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो बीटा इलेक्ट्रॉन निकलता है आपको, जैसे कि जो बीटा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बेसिकली कैसे निकलता है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये क्या होते हैं कि ये न्यूक्लियस से निकलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। ठीक है, कैसे निकलते हैं, अगर मैं रिएक्शन की बात करें तो ये एक जो है इसको रिएक्शन के अगर थ्रू दिखाऊं तो ये रिएक्शन के थ्रू एक न्यूट्रॉन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक न्यूट्रॉन में, ओके, एक प्रोटॉन में, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा माइनस बोलते हैं। ठीक है ना, बीटा माइनस यहाँ पे, और प्लस एक न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रॉन। ये रिएक्शन हमने देखी हुई है, और जो अभी हमने जो पढ़ा हुआ है इसको रेडियो एक्टिविटी, और उसमें हमने देखा हुआ है। तो मेरे और भी लेक्चर्स जो है आप उसमें देख सकते हैं, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए उनके कॉन्सेप्ट्स मैं अपने सारे लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ, और आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन ऑर्बिट्स ऑफ इट, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, जो न्यूट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे, तो ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है आपको प्रोटॉन में, और साथ में क्योंकि आपको देखिए चार्ज बैलेंस होने चाहिए, तो 0 यहाँ पे है तो 1, और नहीं यहाँ पे बेसिकली माइनस हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पे मास इसका तो 0 होगा। ठीक है ना, तो मास यहाँ पे 0 होगा, तो ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और मास नंबर भी बैलेंस होना चाहिए। चार्ज यहाँ पे 0 है, तो चार्ज 0 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 माइनस होते 0 हो गया, और यहाँ पे मास 1 है तो इसका 1 + 0
एक हो गया और एंटी न्यूट्रिनो। ओके, कहाँ से बल निकलता है? तो बेसिकली डीके ऑफ ए न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। ओके, डीके ऑफ ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डीके होता है और वहाँ से निकलता है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन और देख लीजिए एक बार, और उसके बाद फिर हम और भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम और भी वीडियो लेके आए और कंटिन्यूसली हम अपडेट करते रहे आपको, हमारा वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुँचे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।